श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ जिला नागौर ज्ञान विविध शिक्षा कार्यक्रम में मैं जयपाल सिंह शेखावत शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का 5वां पेपर की चालू कर रखा है। तो आज का जो विषय है तो कविता शिक्षण चल रहा था, हमारा दूसरी इकाई है। तो कविता शिक्षण के सोपान क्या हैं, सीढ़ियाँ क्या है। कविता शिक्षण के सोपान, इस विषय पर अपनी प्रस्तुति देने की इजाज़त चाहता हूँ। काव्य शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपनी तैयारी पूरी करे। कविता पढ़ाना के अंदर, कविता शिक्षण के अंदर पूर्व तैयारी करे। काव्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है बालकों में सौंदर्यानुभूति को जागृत करना, या उन्हें सौंदर्य का बोध कराना। प्रस्तावना का प्रारंभ इस ढंग से किया जाना चाहिए कि छात्र कविता में स्वतः ही रुचि लेनी शुरू कर दें। तो एक अध्यापक जब कक्षा में जाता है और कविता शिक्षण शुरू करता है तो पूरी तैयारी के साथ जाए, जिससे बालक जो है उसमें स्वतः ही रुचि जागृत हो। इस पर भी ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कविता का शिक्षण आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावना की जाए। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम कविता पाठ करना है अध्यापक को तो कवि का परिचय दें, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कविता का शिक्षण आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावना की जाए। कहीं प्रस्तावना अनावश्यक सिद्ध होती है तो कहीं विशेष महत्व होता है। प्रस्तावना का प्रारंभ किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए निम्न प्रणालियों का अध्ययन आवश्यक है। कवि परिचय के माध्यम से, पहला है कवि परिचय के माध्यम से। कुछ अध्यापक प्रस्तावना का आरंभ कवि का परिचय देकर करते हैं। अध्यापक पढ़ाने वाली कविता के कवि का परिचय देता है। जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है पहले उसके कवि का परिचय देता है, जीवन परिचय देता है, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन कौन से ग्रंथों का, काव्यों का निर्माण किया, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, किस युग का प्रतिनिधि कवि रहा है। कुछ अध्यापक प्रस्तावना का आरंभ कवि का परिचय देकर करते हैं। अध्यापक पढ़ाने वाली कविता के कवि का परिचय देता है तथा उसकी शैली पर प्रकाश डालता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना है। अतः ये एक उत्तम प्रणाली नहीं कही जा सकती। अगला है मुख्य विषय की चर्चा करना। दूसरा है मुख्य विषय की चर्चा करना। इस विधि में अध्यापक कविता के मुख्य विषय की चर्चा छात्रों के सामने करता है। कोई ऋतु वर्णन है, या वीरस का काव्य है, या श्रृंगार का है, या नीति का काव्य है। कविता के केंद्रीय भाव पर भली भांति प्रकाश डाला जाता है। ये विधि भी दोषपूर्ण है। कविता के केंद्रीय भाव की चर्चा पहले ही कर दी जाएगी तो पढ़ाने में शेष ही क्या रह जाएगा। तो केंद्रीय भाव, मुख्य बिंदु जो है, मुख्य विषय, उसकी यदि चर्चा पहले की कर दी जाएगी तो पढ़ाने के अंदर बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। मध्यवर्ती या केंद्रीय भाव बता देने के पश्चात छात्र कविता पढ़ने के प्रति अधिक रुचि तथा उत्सुकता नहीं दिखाएंगे। परिणाम स्वरूप कक्षा में उदासीनता छा जाएगी। अर्थबोध प्रणाली में तीसरा है अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली, आजकल यही चल रहा है कि कविताओं का अर्थ बता दिया जाता है, भावार्थ बता दिया जाता है। अर्थबोध प्रणाली में कविता पढ़ाने से पूर्व कठिन शब्दों
उसके शब्दार्थ और कठिन प्रसंगों को स्पष्ट कर दिया जाता है। पहले हम पढ़ते थे, कविता का पाठ आता था तो हमें कठिन शब्द बोर्ड पर लिखवा दिए जाते थे, उनको हम याद करते थे, रटते थे। तो कविता पढ़ाने से पूर्व कठिन शब्दों और कठिन प्रसंगों को स्पष्ट कर दिया जाता है। अध्यापक श्याम पट पर कविता में आने वाले कठिन शब्दों को व्याख्या सहित लिख देता है। कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेने से छात्रों को कविता समझने में सरलता रहती है। अर्थ बताने के अतिरिक्त अध्यापक समस्त कविता का सारांश प्रसंग सहित संक्षेप में बता देता है। अब अगला है प्रश्न पूछना। कविता शिक्षण के सोपान है। चौथा क्या है? प्रश्न पूछना, प्रश्नोत्तरी। तो बीच बीच में अध्यापक बालकों से प्रश्न पूछता रहे, जिससे वो एक्टिव बने रहें, सक्रिय बने रहें, ध्यान उनका एकाग्रचित बना रहे। तो बीच बीच में प्रश्न पूछना। प्रस्तावना का आरंभ कविता से संबंधित प्रश्न करते भी किया जा सकता है। जब भी हम पाठ को शुरू कर रहे हैं, प्रस्तावना बता रहे हैं, प्रस्तावना के बीच बीच में भी बालकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए झांसी की रानी कविता पढ़ानी है तो ऐसी दशा में अध्यापक छात्रों से झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई के विषय में प्रश्न करके काव्य शिक्षण के लिए वातावरण तैयार। हाँ भाई, लक्ष्मीबाई का नाम सुना है क्या? कौन थी भाई? हाँ साहब, उसने सैन्य संचालन किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा था। परंतु प्रश्नों के माध्यम से काव्य शिक्षण के उपयुक्त वातावरण का सर्जन किया जा सकता है, इसमें संदेश है। अब है समानांतर कविता पाठ। अगला है पांचवा, समानांतर कविता पाठ। समानांतर कविता पाठ ये क्या है? प्रस्तावना का आरंभ पढ़ाई जाने वाली कविता के समांतर विषय पर दूसरी कविता को सुनाकर, हाँ उसके समान दूसरी कविता सुनाकर भी किया जा सकता है। कविता जो भी सुनाया जाए वह पढ़ाई जाने वाली कविता के समान यानी समभाव की होनी चाहिए, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, उस रस की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए झांसी की रानी की कविता पढ़ाना चाहता है अध्यापक, तो ऐसी दशा में उसे अन्य कोई वीर रस की कविता प्रस्तावना के लिए छांट कर सुनानी चाहिए। इस विधि द्वारा प्रस्तावना को आकर्षक बनाया जा सकता है तथा कविता पाठ के लिए उचित वातावरण की रचना भी की जा सकती है। अध्यापक को समान भाव की कविता में वाचन के अंदर अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब कविता का वाचन कैसे किया जा सकता है? अगला विषय है कविता का वाचन। कविता कैसे पढ़ाई जाए? तो ये है कविता का वाचन। कविता का वाचन काव्य शिक्षण में वाचन का सबसे अधिक महत्व है। कविताओं के अंदर पढ़ने का अधिक महत्व है। शिक्षण की सफलता तथा असफलता का श्रेय वाचन पर ही निर्भर रहता है। कविता वाचन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री रायबर्न लिखते हैं, अध्यापक का प्रथम कार्य, चाहे वह किसी भी कक्षा में क्यों न पढ़ा रहा हो, यही होगा कि वह कविता का सस्वर वाचन करे। कविता को गद्य की तरह न पढ़ा करके वो है पद्य की तरह, काव्य की तरह यानी सस्वर राग के साथ, लय के साथ वाचन करे। इसी कारण अध्यापक को उत्तम वाचन आवश्यक होता है। छात्रों को जो कुछ भी लाभ कविता पढ़ने से प्राप्त होता है वह अध्यापक के उत्तम वाचन पर बहुत कुछ निर्भर है। उसके उत्तम वाचन से कविता के भाव भली प्रकार समझ जाएंगे। विद्वान हेडो के मतानुसार काव्य कानों से सुनने का विषय, हेडो कहते हैं काव्य कानों से सुनने का विषय है। वे लिखते हैं काव्य कानों की कला है, न कि आँखों का। अन्य शब्दों में काव्य ध्वनि है, देखना नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता का आनंद कानों द्वारा सुनकर ही लिया जा सकता है। अतः काव्य शिक्षण में वाचन का अधिक महत्व है। कविता वाचन 3 प्रकार का होता है। अब कविता वाचन कितने प्रकार का होता है?
3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? राग युक्त वाचन। कविता का वाचन 3 प्रकार का होता है। राग युक्त वाचन, भावानुसार सहस्वर वाचन, कविताओं के भावों के साथ साथ शारीरिक अंगों का संचालन। तो राग युक्त वाचन छोटी कक्षा में ही किया जा सकता है, उच्च कक्षाओं में तो भावानुसार सहस्वर वाचन करना ही ठीक रहता है। तो छोटी कक्षाओं के अंदर राग युक्त वाचन श्रेष्ठ है और उच्च कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं के अंदर भावानुसार सहस्वर वाचन करना ठीक रहता है। आवश्यकता अनुसार कविता के भावों के साथ साथ शारीरिक अंगों का भी संचालन किया जा सकता है। साथ साथ क्या है कि शारीरिक अंगों का भी संचालन, हाथ है, आँख है, मुंह है, तो शारीरिक वाचन भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम अध्यापक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। कविता वाचन को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि अध्यापक भी कविता के भावों को ठीक ठीक हृदयगम करे, अपने हृदय में उतारे। आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाए। पहले अध्यापक आगे गीत गाएगा, बाद में बालक अनुकरण करेंगे, उसके पीछे पीछे गाएंगे। अनुकरण अध्यापक को सर्वप्रथम उस छात्र से करवाना चाहिए जिसका स्वर मीठा हो, मधुर हो, ठीक हो और जो वाचन कला में निपुण भी हो। तत्पश्चात अन्य छात्रों से वाचन करवाया जाए। अध्यापक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कविता के शिक्षण में मौन वाचन का कोई स्थान नहीं है। कविता शिक्षण में मौन वाचन का कोई स्थान नहीं। अब है भाव परीक्षा। तो ये थी कविता का वाचन। तीसरा है भाव परीक्षा। भाव परीक्षा के अंदर क्या है? अध्यापक का वाचन सफल रहा या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए बालकों की भाव परीक्षा की जाती है। यदि अध्यापक का वाचन प्रभावशाली होगा तो छात्र भी कविता को भली प्रकार समझ जाएंगे। बालक कविता का केंद्रीय विचार भली बात समझे या नहीं, ये ज्ञात करने के लिए अध्यापक छात्रों से 2-3 प्रश्न पूछ कर पता लगा सकते हैं। यदि ठीक उत्तर नहीं दे तब ऐसी दशा में अध्यापक को कविता का सहस्वर वाचन पुनः करना चाहिए। आत्मीकरण, व्याख्या और विचार विश्लेषण। भाव परीक्षा के बाद आत्मीकरण का पद आता है। इस पद में अध्यापक विस्तृत व्याख्या करता है और विचार विश्लेषण की ओर से विशेष ध्यान दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कठिन शब्दों के अर्थ छात्रों को बताए जा सकते हैं, परंतु जहाँ तक संभव हो केवल उन शब्दों के ही अर्थ बताए जाएं जो कि कविता के भाव सौंदर्य को निखारते हों। व्याकरण के नियमों की चर्चा करने का कविता के पाठ में कोई स्थान नहीं है। व्याख्या करते समय बाह्य दृष्टांत सबसे इम्पोर्टेंट है। व्याख्या करते समय बाह्य दृष्टांत, उदाहरण और सहायक सामग्री का प्रयोग जहाँ तक संभव हो न किया जावे। कविता पाठ द्वारा हम छात्रों की कल्पना तथा भावना शक्ति को सबल बनाना चाहते हैं। जिनके मार्ग में सहायक सामग्री और दृष्टांत बाधा का कार्य करते हैं, चित्र देखकर छात्रों की कल्पना शक्ति का आघात लगता है। अब आता है इसमें कविता के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सौंदर्यानुभूति है। सौंदर्यानुभूति कविता शिक्षण में शब्दों के अर्थ बताने में अधिक समय न लगाकर सौंदर्य स्पष्टीकरण में अधिक समय देना चाहिए। कविता शिक्षण के शब्दों के अर्थ बताने के बजाय समय किसको देना चाहिए? सौंदर्य स्पष्टीकरण में अधिक समय देना चाहिए। सौंदर्य स्पष्टीकरण के विषय में प्रोफेसर रमन बिहारी जी लिखते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्नों की सहायता से कवि के भावों से बच्चों को आत्मसात करना चाहिए। इसी पर समय सौंदर्यानुभूति भी करानी चाहिए। छोटी कक्षाओं में केवल भाव सौंदर्य और बड़ी कक्षाओं में भाव सौंदर्य के साथ साथ अध्यापक को चाहिए कि वो जो अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास है,
अलंकारों, शब्द हैं, सुक्तियों है, अप्रस्तुत विधान हैं आदि की ओर संकेत करते रहना चाहिए। ये क्रिया ऐसी सावधानी एवं कुशलता से होनी चाहिए कि कविता का पाठ हर्ष अथवा अलंकार का पाठ न होने पाए। कविता पढ़ते समय छात्र पूर्ण रूप से कविता के सौंदर्य को भली भांति समझ सकें, इसके लिए काव्य के निम्न सौंदर्य तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब सौंदर्यानुभूति के अंदर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ध्वनि सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शैली सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य। तो ध्वनि सौंदर्य तो कविता के बीच में अनुप्रास अलंकार, ये कौन सा अलंकार है? बार बार एक ही शब्द की आवर्ती होती है, एक वर्ण की आवर्ती होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो कविता के बीच बीच में अनुप्रास अलंकार आते हैं और यमक आते हैं। इनमें ध्वनि का सौंदर्य विशेष रूप से रहता है। अध्यापक को इनकी ओर संकेत कर देना चाहिए। विचार सौंदर्य, कविता में कौन कौन से विचार सौंदर्य हैं, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विचार सौंदर्य, कविता में कौन कौन से विचार सौंदर्यपूर्ण हैं, इसका भी ध्यान रखा जाए। अब है शैली सौंदर्य, सौंदर्यानुभूति का तीसरा भाग शैली सौंदर्य। प्रभावपूर्ण तथा सुंदरतम शब्दों का यथास्थान चयन, प्रतीकों का प्रयोग आदि को संकेत करना आवश्यक है। कल्पना सौंदर्य, कल्पना कविता की जान होती है। कल्पना कविता की जान होती है। अध्यापक को चाहिए कि वह अप्रस्तुत, अमूर्त तथा कल्पना प्रधान भावों की स्पष्ट व्याख्या करे। द्वितीयार्थवाचन, आत्मीकरण तथा सौंदर्यानुभूति के पश्चात अध्यापक को पुनः कविताओं के भाव में एकाग्रता लाने के लिए आदर्श वाचन करना चाहिए। छात्रों से भी अनुकरण वाचन करवाया जाए। छात्र अध्यापक को आदर्श वाचन करना चाहिए और छात्रों से भी अनुकरण वाचन करवाया जाए। सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न, बालकों ने कविता के भाव सौंदर्य का बोध किस सीमा तक किया है, इसकी परीक्षा के लिए सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न करने चाहिए। रचनात्मक कार्य क्या है? और अगला बिंदु है रचनात्मक कार्य क्या है। कविता के वातावरण को स्थायित्व देने के लिए संपूर्ण कविता या उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों से कहा जाए। कविता के वातावरण को स्थायित्व देने के लिए संपूर्ण कविता या उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों से कहा जाए। पढ़ाई जाने वाली कविता के अतिरिक्त उसी भाव की दूसरी कविता या तो अध्यापक खुद सुने या छात्रों से सुनी जाए। अध्यापक छात्रों को समान रूप से अन्य कविताओं को याद करने के लिए कविता की पुस्तकें बता सकता है। ठीक है, आज इतना ही है। कविता का वाचन है। सभी को धन्यवाद।